आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी अभ्यर्थी अभी म्यूजिक एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके आप लगातार VR एजुकेशन के ऊपर में जो 20-30 क्वेश्चन का एक सीरीज आपको कम से कम वीडियो के टाइम में दिए जा रहे हैं, उसको आप लगातार फॉलो करते रहे। निश्चित रूप से आपको एस्टेट में सफलता हासिल होगी, आप एस्टेट क्वालिफाई करेंगे। कोई आप मन में कोई संकोच और किसी तरह से ये डर नहीं रखे, आप एकदम 100% दावा करते हैं, हम लिख के देते हैं कि उसी तरह के एस्टेट के प्रश्न के ऊपर में आपका अभ्यास कराई जा रही है, तो इससे हूबहू प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना बकवास किए हुए, अब तक हम आपको 10 सीरीज छोटे छोटे वीडियो क्लास के माध्यम से दे दिए हैं और उसमें 280 नंबर प्रश्न संख्या तक आपको करा दिए हैं। और आज का आपका 11वां आपका सीरीज है, और जहां प्रश्न दिखेंगे 281 नंबर प्रश्न के बाद से, है ना। तो चलेंगे 281 नंबर का प्रश्न सबसे पहले देखते हैं कि निम्न में से कौन वैदिक संगीत के स्वर का नाम है। फटाफट से बताएंगे कि इनमें से वैदिक संगीत के स्वर कौन से हैं। तो आप सब जानते हो कि इसमें क्रुष्ट हो जाएंगे। क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर, ऐसे आप वैदिक काल के 7 स्वरों के बारे में पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ मेरा काम जो है वो है आपका रिवीजन कराना, जो भी आप पढ़े हैं तो, और जो कभी भी नहीं पढ़े हैं तो आप भरोसा मान करके जो प्रश्न करा रहे हैं उसको लगातार देखिए, आप फॉलो करिए और काफी एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। खास करके उन विद्यार्थियों को कहेंगे जो सैकड़ों से ज्यादा बच्चे जो है वो 1000 से प्लस क्वेश्चन का जो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए प्रश्न बनाए हैं और जिन पे बेहतर हमारा साल भर का मेहनत है, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन पेपर को देखना, उसका लेवल को देखना, उस तरह के क्वेश्चन को सेट करना। पिछले साल कुछ ही क्वेश्चन थे जिससे काफी सारे बच्चे उनको लाभ मिला, और इस साल 1000 क्वेश्चन के साथ नोट्स भी दिए जा रहा है संगीत का, और सारा कुछ 199 रुपया। निश्चित रूप से इसको लेने के बाद आपको सफलता हासिल होगी ही तो होगी। और कई बच्चे ले गए और इस बार भीड़ तो काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बार बच्चे जो है स्टेट क्वालिफाई करेंगे। अदर चैनल को फॉलो करने वाले बहुत सारे के बच्चे हैं वो भी क्वालिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे द्वारा ही केवल नोट्स ले वही क्वालिफाई करेंगे, बहुत ज्यादा। तो इस बार बीपीएससी में जो भी आगे बीपीएससी होगा उसमें भीड़ बढ़ाने में हमारी भी योगदान रहेगी बिल्कुल। चलिए आगे बताते हैं। दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? बिंदादीन महाराज, बंदे खां या फिर काले खां गुदई महाराज। तो दुर्गा प्रसाद के आपसे पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो बताएंगे इसमें से कि दुर्गा प्रसाद के पिता कौन हो जाएंगे। फटाफट से आप लोग अपना जवाब हमें बताते रहे। बाकी हम आपको बता दें, एक छोटा सा ट्रिक आपको लेक्चर वीडियो मिला होगा तो बताए होंगे कि देखिए, बिंदादीन के अगर पिता की बात करेंगे तो बिंदादीन के पिता हो जाएंगे दुर्गा प्रसाद, और दुर्गा प्रसाद के अगर पिता पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगे आपका गुदई महाराज, यानी जिसे समता प्रसाद के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आप कैसे याद रखना था, ट्रिक बताए थे। बिंदी लगा देना है भाई किनको? दुर्गा जी के, और दुर्गा जी को बिंदी लगाते हैं तो उनको होता है गुदगुदी, है ना। तो गुदगुदी यानी गुदई महाराज याद रखना है। देखिए ये थोड़ा सा ये है, ऐसे शब्दों का अमर्यादापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें बार बार बच्चे पढ़ते भी हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, फिर भी कंफ्यूजन में गलत मार्क आ जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा इस तरह के ट्रिक बनाना पड़ता है। बिंदी किन्हें लगाना है? दुर्गा जी को, और दुर्गा जी को क्या होगा? गुदगुदी। तो बिंदादीन महाराज के पिता पूछा जाएगा तो बिंदी लगाना है दुर्गा जी को, हो जाएगा दुर्गा प्रसाद, ठीक है। और अगर दुर्गा प्रसाद के पिता पूछ लिया तो दुर्गा प्रसाद को होता है गुदगुदी, उनके जो पिता हो जाएंगे वो गुदई महाराज। खैर आपका अलग अलग बातें हैं, तो यहाँ के लिए सही जवाब आपका गुदई महाराज यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल, अब उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न हमें तो गाली दिए होंगे कि सर ऐसे पढ़ाने का कोई तरीका होता है, लेकिन आपको तो फायदा हो ही गया सर, है ना। आपको तो 1 अंक अगर आ जाए इस तरह के प्रश्न तो एकदम नहीं छूटेगा। खैर, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा क्या कहलाती है, ये बताएंगे। कर्नाटक संगीत में मंच पर प्रदर्शन करने से पहले जो गायकी होती है उसे क्या कहते हैं, फटाफट से बताएंगे। तो उसे कहते हैं जाति स्वरम, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है।
अगले सवाल की तरफ देखिए, फटाफट से सवाल देखेंगे। रैपिड रिवीजन का ये सीरीज है। बताइए तबले की बद्धी किस पशु के चमड़े की बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तबले की बद्धी जो है वो किस पशु के चमड़े की बनी होती है? तो वो आपके ऊंट पशु के चमड़े की बनी होती है। तबले में जो आपका बद्धी लगा हुआ होता है, आप देखे होंगे इस तरह से, ठीक है, ये जो बद्धी होता है तो ये किसके बने होते हैं? ऊंट के चमड़े के, है ना। चलिए आगे, अगले 285 नंबर सवाल है। 10 वीडियो आपको अब तक अवेलेबल करा दिए हैं, शायद 10 दिन से भी ज्यादा आपका हो गया है, और उसमें लगभग 200 कुछ प्रश्न कराएंगे। हमें लगता है कि 400, 450, 500 नहीं पहुंच पाएगा दायरा और आपका एग्जाम आ जाएगा। इसीलिए हम कर रहे हैं कि आप 199 वाला सीरीज ले और वीडियो लेक्चर से छुटकारा पाए। 199 रुपया में 1000 प्लस क्वेश्चन देंगे। डेली 200 क्वेश्चन मारिए, बस 5 दिन में आप 1000 क्वेश्चन का सीट कंप्लीट कर देंगे। और डेली 5 पेज पढ़ेंगे तो 5 दिन में 25 पेज जो है थ्योरी भी पढ़ लेंगे। और इतना कुछ करने के बाद एकदम बम बम बोलिएगा, एग्जाम में जो है ना एकदम आपका मस्तिष्क में से आंसर ही खाली निकलेगा। क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आपको लगा ओ ये वाला तो पढ़े ही है ना। तो जितना कम समय में अभी ज्यादा प्रैक्टिस, पहले आपकी तैयारी कम थी चलेगा, अब जितना नजदीक आ रहा है उतना ज्यादा से ज्यादा आप थ्योरी पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। और वही एक तरीका ही है एग्जाम को फोड़ने के लिए, और दूसरा कोई तरीका नहीं। इनमें से कौन सा ध्रुपद का एक प्रकार या भाग नहीं है? तो इसमें ध्रुपद के अगर बात कर लेंगे तो ध्रुपद का एक भाग नहीं है, तो ये आपका कौन भाग नहीं होगा? तो भोग नहीं होगा, है ना। अस्थाई होगा, अंतरा होगा, संचारी होगा, आभोग होता है, लेकिन यहाँ भोग है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल जो है, पलुष्कर स्वर लिपि पद्धति में ताल में सम द्वारा डॉट द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखो पलुष्कर जी के जो स्वरलिपि पद्धति है, बीडी पलुष्कर के स्वरलिपि पद्धति, उसमें ताल को सम किससे दिखाते हैं? तो आप हाथ खंडे में तो जानते होंगे कि सम को क्रॉस से दिखाते हैं, तो यहाँ क्या प्लस से दिखाते? नहीं, मात्रा की संख्या से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब सी ऑप्शन होगा। अगले सवाल, अच्छा ये बताइए कि तो प्लस से किसको दिखाते हैं? प्लस से भी तो किसी को दिखाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। फिलहाल के लिए अगला प्रश्न, ताल गंझप्पा में ताली किस मात्रा पर है? ताल गंझप्पा में ताली किस मात्रा पे है? तो ये आप देख लेंगे अपना, अगर डायरेक्ट वे में बता देंगे तो ताल गंझप्पा में ताली की बात कर लेंगे तो आपका 1, 5 और 13 पर जो है वो ताली होता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए बाकी शॉर्ट में ताल का वहां गंझप्पा है ना। ट्रिकली भी है, गांजा कैसे पीना है, गंझप्पा ताल। देखो जिस तरह के वर्डिंग से रिलेटेड रहेगा, ट्रिक उसी तरह से चलता है ना। उसमें ताली और खाली बड़ा इजी से याद होगा आपको। तितिना धी नाती तीन ना धीना धीना, ये आपका प्रत्येक विभाग में आप देख रहे हैं कि 4 मात्राएं है, ठीक है। वह लय पहचानिए जिसमें उक्त ताल, मतलब जो ऊपर लिखी हुई ताल है, ठीक है, लिखी गई है। ये कौन सा है भाई? आड़ा लय है, दुगुन लय है, तिगुन लय है, या फिर चौगुन लय है? फटाफट से बताएंगे कि ये कौन सा ऑप्शन है। फटाफट से, जल्दी जल्दी पढ़ने में कुछ मिस्टेक होता है तो आप उसको मैनेज किया करिए, है ना। तुरंत देख भी रहे, तुरंत सोच करके तुरंत आंसर भी बताना है, लड़खड़ाहट भी नहीं हो, सही आंसर भी हो, ताकि आप गलत ना समझे। तो ये सब जो कंसंट्रेशन का खेल है, इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने में, तो थोड़ा कभी कभी हल्की सी फंसता है चीजों को। संगीत की चीज है, आप कहेंगे सर ऐसे आपको नहीं पढ़े आ रहा है, विभाग में जो मात्रा है उसको एक लय में नहीं पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत होगा। यहाँ हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना है। फिलहाल के लिए सही जवाब होगा दुगुन लय में है, ठीक है। चलिए अगले 288 हो गया, तो 279, 80, 89, 90, हाँ ये 89। तो 289 नंबर प्रश्न है कि जिस मूर्छना में अंतर गंधार का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई अंतर गंधार का जहां प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे? तो जिस मूर्छना में अंतर गंधार का प्रयोग होता है उसे अंतर संहिता कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल 290 नंबर, व्यंकटमुखी, वेंकट मतलब वही व्यंकटमुखी, व्यंकटमुखी का एक अन्य ग्रंथ कौन सा है? व्यंकटमुखी के एक ग्रंथ से आप परिचित होंगे, अन्य ग्रंथ बताइए। क्या राग दर्पण, राग परिजात, या फिर रागमाला, या राग लक्षणम है? तो राग लक्षण जो है वो आपका व्यंकटमुखी का एक अन्य ग्रंथ का नाम है, तो यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल 291 नंबर, संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के कितने गुण बताए गए हैं?
उत्तम वाक्यकार के कितने गुण बताए गए हैं? तो 28 गुण बताए गए हैं। 91 का यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो गया, है ना। चलिए, तो 280 के आगे से प्रश्न करा रहे हैं, फटाफट से देखेंगे। 91 तक आ गए हैं और तुरंत 300 के दायरा हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे जो नंबर आपको दिख पा रहा है, आप इस नंबर पे संपर्क कर करके और 1000 क्वेश्चन और ये सारा कुछ जो है आप ले सकते हैं। लिखिए नंबर 8825376551, ठीक है। इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ और नोट सारा कुछ ले सकते हैं। फिलहाल के लिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये है आपका कि निषाद स्वर का छंद कौन सा है? निषाद स्वर का, निषाद यानी नी स्वर का छंद कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका जगती, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 93 नंबर सवाल, राग श्री का समप्रकृति राग कौन सा हो जाएगा? तो राग श्री, श्री है तो गौरी हो जाएगा, श्री का क्या हो जाएगा? गौरी हो जाएगा। तो ये समप्रकृति राग, श्री का समप्रकृति राग गौरी है। और आगे राग मारवा में कौन सा स्वर वर्जित होता है? फटाफट से बताएंगे। तो राग मारवा की अगर बात कर लेंगे तो वर्जित स्वर आपका प हो जाएगा, है ना। मारवा में रे और ध, हाँ मारवा में रे और ध। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको। क्या ट्रिक है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आप बता देंगे, या आप जो नोट्स लिए हैं दिक्कत होगा तो बता देंगे। मारवा बड़ा आसान है ना। आप ये सॉन्ग भी सुने होंगे छठ का, बहुत ये फेमस सॉन्ग, मारबो रे सुगबा धनुषा से, है ना। तो जब मारवा राग आए आपको वही याद रखेंगे, मारबो रे सुगबा धनुषा से, है ना। तो मारबो रे तो रे हो गया, धनुषा से ध आपका रे, और ध रे बादी ध संवादी। ऐसे बहुत तरह के रागों में आपको ट्रिक बता रखे हैं और शॉर्ट नोट्स को भी बहुत एकदम शॉर्ट कर दिए हैं ताकि आराम से कोई भी पढ़े तो उसका वादी संवादी और संप्रकृति राग और जाति उति गायन समझ सब याद करने में परेशानी ना हो। बाकी अब आगे प्रश्न देखेंगे। रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? रघुनाथ सेठ जो है वो आपके बांसुरी बजाते थे। अगले सवाल, अब देखिए इतनी सारी कुछ आप चीजें कुछ न कुछ नए नए सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप समय दे रहे हैं तो समय बर्बाद जा रहा है। तो हमें कुछ भी आप कुछ करिए, कुछ अनुदान दीजिए। क्या दीजिएगा? पैसे नहीं मांग रहे, आपसे एक लाइक मांग रहे। कहने का तरीका समझिए, आप लाइक करिए, इस वीडियो पर भी 50+ लाइक दे दीजिए जैसा कि पिछले वीडियो में कहे। और आप लोग 50 का 100 लाइक पार कर दिए, हमें बेहद खुशी हुआ। अगर इस वीडियो में भी आप अगर लाइक का पूरा करते हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन में 2 वीडियो अवेलेबल कराएं। ऐसा प्रयास रह सकता है, हम कंफर्म तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास हमारा ऑफलाइन में भी होता है। नोट्स वगैरह रेडी करना, आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाना, बहुत तरह के शेड्यूल बिजी है, सबका फोन अटेंड करना, सबको नोट्स भेजना, और एक एक बच्चा का कॉल रिसीव होता है, एक एक बच्चा को व्हाट्सएप पे नोट्स भेजा जा रहा है, सबकी समस्याओं को सुनी जा रही है। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहां पे बता तो देंगे लेकिन आप उनको मैसेज छोड़ेंगे अभी और आपको रिप्लाई मिलेगा कल शाम को, कल हो सकता ना भी मिले। और आपका एग्जाम है और हम 24 घंटा एक्टिव है कि कब आप पेमेंट करें और उसी टाइम में आपको नोट्स मिले, उसी टाइम जाकर के आप प्रिंट ले और तुरंत जाकर के आज से ही प्रैक्टिस शुरू करते, है ना। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। इतने बहुत सारे बच्चे लिए हैं, कोई भी कमेंट देखे होंगे कि निगेटिव नहीं करते हैं, क्योंकि वो नोट्स मांगते हैं, उनको नोट्स मिल जाता है, वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो आगे बढ़ते हैं। वैसे बच्चे जो सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिस में डेली आगे जा रहे हैं ना, वो यूट्यूब पे आके कमेंट बाजी में हवा नहीं मचाते हैं, बस वो अपने आप को अदर से कुछ अलग समझ रहे हैं डेली करके, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस किया करिए। निम्न में से कौन सा वायलिन कलाकार हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत में दक्ष रखते हैं? तो इसमें से कौन भाई सबसे वायलिन के कलाकार है जो हिंदुस्तानी और कर्नाटकी दोनों संगीत में दक्षता हासिल कर रखे हैं, काफी पॉपुलर है, अच्छा बजाते हैं? तो ये एन राजन हो जाएंगे और कोई नहीं, एन राजन हो जाएंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। अगला सवाल, फिल्म मुगले आजम में संगीत की रचना पिछला वीडियो में बताए थे। सही जवाब नौशाद जी हो जाएंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल देखेंगे। अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला शुरू है स्टेट के लिए। आप फोकस कर करके सभी क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जी हाँ, पंडित विष्णु दिगंबर की मृत्यु कब हुई ये आप बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो विष्णु दिगंबर की मृत्यु जो है
वो होता है आपका 21 अगस्त 1931 ईस्वी। ये ए ऑप्शन सही है ना। अगले सवाल देखें तो बाल प्रकाश, संगीत बाल प्रकाश किसकी रचना है? संगीत बाल प्रकाश की बात कर लेंगे तो ये रचना जो हो जाएगी वो हो जाएंगे इन्हीं का, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का। इनके बारे में जीवनी वगैरह सब है, कब जन्म होता है, कब ये पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए कहा जाते हैं, कैसे ये अंधा हो जाते हैं, ठीक है, वो सारी बातें कहानी के रूप में आपको दिया गया है नोट्स में। तो नोट्स भी पढ़ेंगे साथ साथ तो और आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, है ना। तो वैदिक कालीन विद्यालय को क्या कहा जाता है बताएंगे। 300 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, फटाफट से बताएंगे। तो वैदिक कालीन जो विद्यालय है, वैदिक कालीन विद्यालय, तो वैदिक काल में विद्यालय को चरण कहा जाता है ना। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल 2 वर्ग में इतिहासकारों के द्वारा बांट दिया गया है। बीच में लोहा आ जाता है, लोहा के पहले का वैदिक ऋग्वैदिक, लोहा आने के बाद का वैदिक उत्तर वैदिक यानी लैटर वैदिक पीरियड। तो भरत काल में अवनद को क्या संज्ञा दी गई बताएंगे। भरत के काल में अवनद जो वाद्य होते हैं उनको क्या संज्ञा दी गई थी? तो उसे भांड वाद्य कहा जाता था, ये याद रखेंगे, भांड वाद्य कहा जाता था। 302 नंबर सवाल इमदाद खान की वादन शैली की संग से, ये पहले आपको बता दिए थे इमदाद खान वाली। तो इमदाद खान की जो वादन शैली है वो आपके गत तोड़ा अंग से, याद रखेंगे, इनकी वादन की जाती है, उसी पर आधारित थी। राग के कुछ मुख्य स्वरों का समूह क्या कहलाता है? राग के पूरे स्वर नहीं, कुछ मुख्य जो स्वर होते हैं उसे कहते हैं पकड़, जिससे राग पकड़ा जाता है कि कौन सा राग है, ठीक है। सितार का मुख्य तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सितार का मुख्य तार की बात कर लेंगे तो सितार के मुख्य तार जो है वो आपका म से मिलाया जाता है, मंद्र म से मिलाए जाते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अगले सवाल देखें 335 नंबर सवाल। जल्द ही आज के सीरीज में हम 30 क्वेश्चन का जो लक्ष्य है वो कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट। निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? पिछले वीडियो में बताए थे कि ये आपके तराना में होता है। कहाँ होता है? तराना में। कंफ्यूजन के लिए इस तरह के इनमें से सभी भी रहेगा, आपको लगेगा ख्याल में भी हो जाएगा, तराना में आपकी 1 नंबर चली जाएगी, केवल तराना याद रखिएगा। किस गायन विधा में लयकारी की जाती है? तो लयकारी किस गायन विधा में की जाती है? 306 नंबर प्रश्न फटाफट से बताएंगे। तो लयकारी आपके ध्रुपद में की जाती है, बी ऑप्शन सही है। अगले 307 नंबर सा सवाल, पंडित निखिल बनर्जी के सितार में कितनी मुख्य तारे थे बताएंगे। तो ये आपके 8 बताए थे, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 8। अगले सवाल की तरफ अगर देखें, इसको डिलीट कर ले पहले। 308 नंबर, पंडित मोरेश्वर खरे ने किस वाद्य का निर्माण किया? मोरेश्वर खरे जो है वाद्य नहीं, किस पद्धति का निर्माण किया? प्रश्न ये है आपका, मिस्टेक से जल्दीबाजी में पढ़ा जाता है। तो रंगांग पद्धति का जो है वो आविष्कार किए है ना। और बताइए मोरेश्वर खरे ने कितने रागांग माने? आगे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का जन्म कब हुआ? बड़े गुलाम अली खान जी का जन्म बताना है कि कब हुआ है। तो ये हुआ है जा करके कब भाई, थोड़ा सोचने का टाइम। तो 1902 में तो हुआ है, तो अब बाकी कोई है नहीं। तो 2 अप्रैल 1902 में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म हुआ है ना। बड़े गुलाम अली खां ठुमरी के बहुत बड़े गायक के रूप में जाने जाते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, बिना पर्दे वाले तत्ववाद का नाम बताइए। वैसे तत्ववाद जिसमें पर्दा ही ना हो, ऐसे तत्ववादियों का नाम बताना है आपको। तो ऐसे तत्ववाद हो जाएंगे सरोद, बाकी सितार और इसराज में पर्दे होते हैं। तो ये आपके 30 क्वेश्चन आज के छोटे से वीडियो क्लास में कंप्लीट करा दिए, कम समय में 30 क्वेश्चन। कैसा लगा सीरीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक जो एस्टेट का पीडीएफ और नोट्स नहीं लिए, बिल्कुल ले लीजिए, आप बेहिचक नहीं हुए। ये प्रूफ के साथ हम आपको दे सकते हैं कि सैकड़ों से अधिक बच्चों ने हमारे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पे पढ़ करके जो लग रहा है कि हम आगे हैं, उनसे ऑफलाइन में उनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। तो कुछ ना कुछ वो आगे निकल जाएंगे। अगर 1-2 नंबर से भी अगर पीछे रह जाइएगा तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी बच्चों के पैरेलल चलिए, ताकि बीपीएससी में आप सबों को बैठने का मौका जो है वो मिले, चाहे वो बिहार के बच्चे हो चाहे अदर स्टेट के बच्चे हो। सभी बच्चे जो है उतनी ही ईमानदारी से मेहनत करें जितना कि और लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए
बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।